जेई एडवांस्ड में AIR अंडर 1000 लाना उन लाखों बच्चों का सपना होता है जो हर साल IIT जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। एंड हो भी क्यों ना यार, मतलब IIT जेई में जब आपकी 3 डिजिट 2 डिजिट या सिंगल डिजिट रैंक आती है ना, तो आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और इसी के साथ साथ पेरेंट्स का भी यही सपना होता है कि उनका बच्चा अंडर 1000 रैंक लेके आए ताकि सोसाइटी में उनका नाम बने, सिटी में उनका नाम हो, बड़े बड़े उनके पोस्टर्स लगे। राइट, ऑब्वियस सी चीज है यार, तुम्हारा भी सपना होगा, तुम्हारे पेरेंट्स का भी सपना होगा। लेकिन इस सपने से हटके थोड़ा जानते हैं कि अंडर 1000 रैंक लाने से आपको क्या क्या फायदा हो सकता है, क्यों लानी चाहिए आपको अंडर 1000 रैंक। क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपका वाई क्या है, आपका जब वाई क्लियर होता है ना, तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपको जो एफर्ट्स डालने हैं वो एफर्ट्स डालने क्यों हैं। राइट, वो एक मोटिवेशनल फैक्टर आता है। तो वाई को समझ लो कि वो वाई क्या है और उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की क्यों जरूरत है। सो अगर आप AIR अंडर 1000 लेके आते हो, देयर आर 2 ऑप्शंस। 2 ऑप्शंस में आपको क्या हो सकता है, एक तो ओल्डर IITs में डिसेंट ब्रांच मिल जाएगी। जो ओल्डर IITs है, बॉम्बे हो गया, खड़गपुर हो गया, कानपुर हो गया, रुड़की हो गया, इन सारे IITs में पॉसिबिलिटी है कि आपको एक डिसेंट ब्रांच मिल जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ दूसरी ऑप्शंस हैं कि आपको सेकंड जनरेशन जो IITs हैं, IIT हैदराबाद हो गया, इंदौर हो गया, IIT गांधीनगर हो गया, इन IITs में आपको CSC मिल सकती है, कंप्यूटर साइंस आपको मिल सकती है। राइट, तो दोनों में ना एक विन विन सिचुएशन होती है। मतलब अगर आप टेक पे फोकस करना चाहते हो मेजरली, तो ऑब्वियसली सेकंड जनरेशन के लिए यू कैन इजीली गो। CSC ऑलरेडी बहुत बूम कर रहा है, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी आ रखी हैं, तो उस पर तो आई डोंट थिंक मुझे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने की जरूरत है। तो दिस इज अबाउट सेकंड जनरेशन IITs। एंड ओल्डर IITs का फंडा इज वेरी सिंपल, ओल्ड इज गोल्ड, एंड दैट्स व्हाट मेक ओल्डर IITs डिफरेंट। मतलब ओल्डर IITs इतने सालों 40 50 साल पुरानी है, उनका फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग है, उनका एल्यूमिनाई नेटवर्क इतना बड़ा है। यू विल सी कि ओल्डर IITs के जो एल्यूमिनाइज हैं वो बड़ी बड़ी MNCs में लीडरशिप पोजीशंस पे हैं। एल्यूमिनाई नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, उनका एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा ही सॉलिड है। इवन स्टूडेंट कल्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट कल्चर है। वहाँ पे जाके यू कैन एक्चुअली डेवलप योर पर्सनैलिटी इन 360 डिग्री मैनर। इसी के साथ साथ एक और जो चीज़ होती है जो दोनों IITs के साथ आती है, दैट इज ब्रांड वैल्यू। राइट, IITs की जो ब्रांड वैल्यू है ना इंजीनियरिंग के मामले में, आई डोंट थिंक कि कोई और कॉलेज, कोई भी प्राइवेट कॉलेज भी उसको मैच कर सकता है। जब आप सोसाइटी में बताते हो कि आप IIT से हो, तो आपको एक अलग ही रिकॉग्निशन मिलता है। सो फॉर दैट ब्रांड वैल्यू यू मस्ट ट्राई टू सिक्योर AIR अंडर 1000। अब ये तो हो गया कि आपको करना क्यों चाहिए। अब बात करते हैं कि आप इसको कर कैसे सकते हो। आप JEE 2026 में अंडर 1000 रैंक कैसे ला सकते हो, उसके लिए बात करते हैं। एंड इसको समझने के लिए मैंने मेरे ही बैच के CSC ब्रांच के एक स्टूडेंट से बात करी थी जिसका नाम है विशाल, एंड उसकी रैंक समथिंग अराउंड 800 थी। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अभी भी है। तो मैंने उससे बात करी कि यार ये अंडर 1000 रैंक लाने का एक्चुअल फंडा क्या है, व्हाट डिफरेंट यू डू जिससे तुम्हारी 1000 के अंदर रैंक आ जाती है और बाकी स्टूडेंट्स की नहीं आ पाती है। तो उसने मुझे कुछ चीजें बताई जो मैं एक एक करके तुमको बताने वाली हूँ। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज 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 वीडियो लास्ट तक देखना। एक भी चीज अगर मिस आउट कर जाओगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आई डोंट थिंक यू शुड कंज्यूम। अगर नहीं करनी है, अगर टाइम नहीं है अभी ये वीडियो देखने का, तो बाद में देख लेना। लेकिन प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आधी छोड़ के प्लीज मत जाना। सबसे पहले उसने मुझे बताया उसके पढ़ने का तरीका क्या था। लाइक जब वो 11th में था तो उसका जो मेजर फोकस था दैट वाज ऑन कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने पे था, वो कॉन्सेप्ट को समझने पे ज्यादा फोकस करता था rather than क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी वो करता था, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो यू कैन अटेम्प्ट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, चाहे वो मेन लेवल का हो, चाहे एडवांस लेवल का हो, या कोई और तरीके का क्वेश्चन हो, वो ईजी हो जाता है अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब आप 11th में हो, आपका बहुत ज्यादा मेजर फोकस होना चाहिए आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करने पे, आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने पे। इसी के साथ साथ उसने मुझे बताया कि बहुत सारे लोग रेकमेंड करते हैं कि तुम क्लास में नोट्स मत बनाओ। राइट, बहुत सारे टॉपर्स भी बोलते हैं, बट जो विशाल ने मुझे बताया दैट वाज कि वो क्लास में नोट्स बनाता था, एंड उसके नोट्स वाज नॉट लाइक कि बहुत सजा सजा के उसने लिखा है। उसका ध्यान रहता था क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, उसके साथ साथ जो भी रफ तरीके से वो नोट कर सकता था वो करता था, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या पढ़ाया गया है। जरूरी नहीं है कि आप नोट्स एकदम ऐसा जचा जचा के लिखो, 2-2 कलर्स के पेन यूज करो, इट्स नॉट नीडेड, बट इतना मेक श्योर कर लो कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है एक रफ तरीके
तरीके से वो आप जॉट डाउन कर लो। नोट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं बाद में आपके रिविजन के लिए। अगर आप अभी 11th में हो तो ऑब्वियसली चीज है कि जो 11th में पढ़ा है वो 12th तक याद रहेगा, बहुत ही रेयर चांसेस है। इसलिए नोट्स बनाना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। नोट्स बनाओ ताकि तुम उनसे बाद में रिवाइज कर सको। थर्ड थिंग जो उसने मुझे बताई स्टडी को लेके, दैट वाज मेकिंग शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स जैसे ही उसका चैप्टर कोई खत्म होता था कोचिंग में, वो आने के बाद सबसे पहला जो काम करता था वो चैप्टर को रिवाइज करता था। एंड चैप्टर को रिवाइज करने के साथ साथ वो शॉर्ट नोट्स भी बना लेता था, ताकि बाद में जब वो लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करेगा तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि वो इतना स्टैक ऑफ बुक्स लेके नहीं बैठेगा, वो शॉर्ट नोट से ईजिली रिवाइज कर पाए। इसीलिए वो चैप्टर खत्म होने के बाद शॉर्ट नोट्स बना लेता था। एंड मैक्सिमम एक चैप्टर के 2 पेजेस के उसके शॉर्ट नोट्स थे। ये तो मैंने भी देखे हैं, 2 पेजेस के उसके शॉर्ट नोट्स होते थे, उसने मुझे दिखाए थे। अब ये तो हो गया स्टडी वाला पार्ट। वापस समराइज कर देती हूँ। स्टडी वाले पार्ट में सिंस यू आर इन 11th राइट नाउ, आपको मेजरली फोकस करना है अपने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे। नोट्स बनाने, दोस्त के नोट्स पे मत रिलाई करना। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है वैसे ही आपको हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लें। एंड शॉर्ट नोट्स आपके 2 पेजेस से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए इन एनी केस। अगर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं उसके ऊपर अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अब भी मुझे बता सकते हो। विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। मैं आगे कुछ बताना शुरू करूं उससे पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज दिस चैनल इज गोइंग टू बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर योर IIT JEE प्रिपरेशन। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। स्टडीज के बाद जो सेकंड चीज आती है दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। JEE का जो एग्जाम होता है दैट इज नॉट सब्जेक्टिव, बोर्ड जैसा नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि जो आपने चैप्टर पढ़ा है, जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, राइट, उसमें से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते। तो इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। नाउ इसके लिए विशाल क्या करता था, विशाल बेसिकली जो उसकी कोचिंग में पढ़ाया जाता था, कोचिंग से आने के बाद वो थोड़ा रिवाइज करता था, सुपरफिशियली उसका रिविजन करता था। एंड देन उसके बाद उसी सेक्शन के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करता था। उसकी पहली प्रायोरिटी रहती थी कि जो उसका कोचिंग का मॉड्यूल था, क्योंकि वो अच्छे खासे लेवल पे बना हुआ होता है, मतलब डिफरेंट रेफरेंस बुक से उसमें क्वेश्चंस होते हैं, हर किसी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो पहली प्रायोरिटी मॉड्यूल को ही देता था। एंड जैसे ही विशाल के मॉड्यूल्स एंड DPPs खत्म हो जाते थे उसके बाद वो कहीं जाके स्विच करता था चैप्टर वाइज PYQs पे। तो आपको भी यही करना है, आप पहली प्रायोरिटी अपने मॉड्यूल एंड DPPs को दो एंड देन उसके बाद यू कैन जंप ऑन टू सम सॉर्ट ऑफ PYQs। अभी के टाइम पे आप दिन में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस का टारगेट लेके चलते हो मुझे अभी कमेंट सेक्शन में जाके बताओ एंड ऑनेस्टली बताना, ताकि मुझे एक आइडिया लग सके कि आपकी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो अभी क्या चल रहा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद तीसरी चीज जो थी, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस थी जानने के लिए, कि ये जो अंडर 1000 रैंक लाने वाले स्टूडेंट्स होते हैं इनके मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मॉक टेस्ट क्यों जरूरी होते हैं, कैसे देने चाहिए। इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो एक बार डिटेल में देख लेना मॉक टेस्ट के रिलेटेड। नाउ व्हाट आई आस्क्ड फ्रॉम विशाल इज कि मॉक टेस्ट की उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी। तो जब विशाल 11th में था उसने मुझे बताया कि 11th के टाइम पे उसके वीकली मॉक टेस्ट होते थे एंड वो मॉक टेस्ट उसकी कोचिंग ही कंडक्ट कराती थी। उसके वीकली मॉक टेस्ट के बाद, ये मैं बात कर रही हूँ जो उसका 11th का टाइम स्पेन है, जब वो वीक में एक ही मॉक टेस्ट दे रहा होता था, कोचिंग से मॉक टेस्ट देने के आने के बाद वो क्या करता था, उसका एक कंपल्सरी रूल था एनालिसिस रूल। वो आने के बाद अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करता था, सारे क्वेश्चंस को चेक करता था, उसने क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस छोड़ दिए, अगर क्वेश्चंस छोड़ दिए तो उसके क्वेश्चन छोड़ने का रीजन क्या था, अगर कुछ गलत हुए तो उनके पीछे का मिस्टेक क्या क्या हुई। एंड उसके लिए उसके पास एक मिस्टेक बुक भी थी जहाँ पे उसने सारी मिस्टेक्स मेंशन करके रखी थी। तो जब भी नेक्स्ट टाइम वो मॉक टेस्ट देने जाता था नेक्स्ट वीक, वो क्या करता था, लास्ट वीक की जो मिस्टेक्स उसने करी है वो उसको एक बार रिवाइज कर लेता था, जिससे उसके दिमाग में क्लिक हो जाता था कि मैंने लास्ट टाइम ये मिस्टेक्स करी थी एंड इस बार मुझे ये मिस्टेक्स नहीं करनी। एक और चीज विशाल ने जो मुझे बताई, जो आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे रिलेट करेंगे, बहुत बार ऐसा होता था उसके साथ कि उसके ना मॉक टेस्ट में मार्क्स बहुत ज्यादा कम आ जाते थे एंड इसकी वजह से वो नेगेटिव फील करने लगता था, उसको बहुत डिमोटिवेटेड फील होने लगता था कि मैं तो यार इतना पढ़ रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो भी मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। लेकिन सडनली उसको रियलाइज हुआ, उसके कुछ टीचर्स ने उसको बताया कि ये मॉक टेस्ट जस्ट एक प्रैक्टिस टेस्ट है, इससे तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारी वीकनेसेस क्या है। वो एक तरीका है ये फिगर आउट करने का कि तुम कहाँ क्या क्या गलतियां कर रहे हो। ये कोई फाइनल एग्जाम नहीं है, तो इसकी वजह से डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड धीरे धीरे वो मॉक टेस्ट को देखने का उसका नजरिया ही बदल गया। वो मॉक टेस्ट को एज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट देखने लगा, एज अ स्कोप ऑफ लर्निंग देखने लगा एंड वहां से धीरे धीरे उसके फिर मार्क्स मॉक टेस्ट में इम्प्रूव होते गए। नाउ
ये तो था 11th का, जब वो वीकली मॉक टेस्ट दे रहा था। 12th में आने के बाद भी वीकली मॉक टेस्ट का ही सिलसिला चालू था, लेकिन जब एग्जाम को 2-3 महीने बाकी रह गए थे तब मॉक टेस्ट पे उसने रिगरस होना स्टार्ट कर दिया। उसकी कोचिंग ने भी वीक में 2-2 मॉक टेस्ट कंडक्ट कराने शुरू किए, और जिस भी वीक कोचिंग कंडक्ट नहीं करा पाती थी वो खुद से ट्राई करता था कि वो खुद से घर पे रह के एक मॉक टेस्ट लगा ले। नाउ मॉक टेस्ट के बाद चौथी चीज जो आती है, और दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो, आपका टाइम टेबल एंड स्केड्यूल। सो विशाल ने क्या किया था अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, उसके पास है ना एक स्केड्यूल था प्रॉपर कि उसको किस महीने में कितने महीनों में सिलेबस कंप्लीट करना है, किस महीने में क्या क्या चैप्टर्स करने हैं, नेक्स्ट मंथ में क्या क्या चैप्टर्स करते हैं। ऐसे उसके मंथली गोल्स डिवाइडेड थे, एंड देन वो क्या करता था, उस मंथली गोल्स को वीकली गोल्स में डिवाइड कर देता था, एंड वीकली गोल्स को डेली गोल्स में डिवाइड कर देता था, जिससे उसको हर दिन आइडिया रहता था कि आज उठ के मुझे क्या करना है। उसको पता रहता था कि उसकी आज की टू डू लिस्ट क्या है। उसका टाइम टेबल आर बेसिस पे डिवाइडेड नहीं था, उसका टाइम टेबल गोल ओरिएंटेड था। उसको जो भी चीजें उस दिन खत्म करनी होती थी वो उसको खत्म करके ही सोता था, चाहे 10 घंटे लग जाए, चाहे 14 घंटे लग जाए, चाहे 16 घंटे लग जाए। उसका गोल सिर्फ एक ही होता था कि जो भी उसने डेली गोल्स प्लॉट किए वो कंप्लीट हो जाए। एंड अभी के टाइम पे आप भी इसी चीज पे फोकस करो। कभी कभी क्या होता है, आप घंटों के पीछे इतना भागते हो यार, ऐसा भी हो सकता है ना कि आप बैठे तो 4 घंटे हो, लेकिन आपने एक ही चैप्टर फिनिश किया है जो कि सिर्फ 1 घंटे में करना चाहिए था। rather than रनिंग बिहाइंड आवर्स, आप फोकस करो कि डेली गोल्स प्लॉट करो, एंड वो डेली गोल्स को कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगर वो डेली गोल्स जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप पिछले कुछ चैप्टर्स ले सकते हो, उनको रिवाइज कर सकते हो। अगर वो डेली गोल्स कंप्लीट नहीं हो रहे तो आपको एनी हाउ ट्राई करना है कि वो गोल्स पहले कंप्लीट हो जाएं, एंड वीक में एक दिन रख लो जहां पे अगर बैकलॉग आती है इन द वर्स्ट केस तो वो बैकलॉग आप कवर कर पाओ। सो ये था विशाल का प्लान। मैंने आपको 4 मेजर पिलर्स थे, मैंने आपको चारों मेजर पिलर्स उसके बता दिए। पहला स्टडी का, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, तीसरा मॉक टेस्ट का, एंड चौथा टाइम टेबल एंड स्केड्यूल का। तो यू कैन ऑल्सो फॉलो दीज 4 पिलर्स एंड कैन गेट AIR अंडर 1000। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। अगर आप भी ये इंप्लीमेंट करोगे तो आपके लिए जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी, बिकॉज यू नो व्हाट यू हैव टू डू। अब इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शायद आप सबसे ज़्यादा मिस आउट करते हो, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। मैंने अपनी शायद लास्ट वीडियोस में भी बताया था, अभी भी वापस बोल रही हूँ कि आप ये वीडियो देखोगे, आप थोड़ा मोटिवेट हो जाओगे, आप प्लान बनाओगे, आप सब कुछ करोगे, लेकिन वो जो प्लान आप बनाओगे ना उसको हार्डली आप 1 हफ्ते फॉलो कर पाओगे। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना, जो रैंकर्स होते हैं ना वो कंसिस्टेंसी से बिल्ड होते हैं। वो ऐसा नहीं है एक दिन मोटिवेटेड होके 16 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन मन नहीं कर रहा तो 2 घंटे भी नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होता है। आपको कंसिस्टेंटली रहना पड़ेगा। कभी कभी आपका मन करेगा कि नहीं पढ़ना है, कुछ और करना है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट होगे, लेकिन डिस्ट्रैक्ट प्लीज 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 मत होना। आई एम नॉट सेइंग कि आप एंजॉय मत करो, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट इज फाइन, बट अभी के लिए आपका गोल इज गेटिंग AIR अंडर 1000 इन JEE 2026। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वी आर प्लानिंग टू पब्लिश अ लॉट ऑफ हेल्पफुल वीडियोस फॉर IIT JEE एंड NEET aspirants. Thank you so much. Bye bye and all the best.